हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ज़ेन स्टडी। ज़ेन स्टडी के मेंस पीवाईक्यू डिस्कशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेंस पीवाईक्यू डिस्कशन प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है बॉडीज़। ये बॉडीज़ जो टॉपिक है वो GS2 का सिलेबस का पार्ट है, जो कि हर साल मेंस में या फिर प्रीलिम्स में भी बॉडीज़ से एक या दो क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। लेकिन बॉडीज़ को जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पढ़ने का जो तरीका है और मेंस पर्सपेक्टिव से जो पढ़ने का तरीका है वो दोनों ही काफ़ी डिफरेंट है। ज़्यादातर हमारी जो बुक्स होती हैं, स्टैंडर्ड बुक्स जो होती हैं, जैसे कि लक्ष्मीकांत एक बुक है जो कि पॉलिटी के लिए काफ़ी रेफ़र की जाती है। इस बुक में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है या फिर जो बॉडीज़ का जो कंटेंट दिया हुआ है वो मेंस पर्सपेक्टिव से कहीं ना कहीं सीमित है। जो मेंस में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि बॉडीज़ से रिलेटेड है वो काफ़ी एनालिटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें हमको बॉडीज़ की रिस्पेक्ट में काफ़ी डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उनका नेचर ऑफ क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। सो इसीलिए हमको क्या बोलते हैं, इस बॉडीज़ के टॉपिक जो है उसमें क्या क्या स्कोप होता है, बॉडीज़ के जो टॉपिक हैं, क्या हम किन डायमेंशंस पे बॉडीज़ को पढ़ना चाहिए, उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। और PYQs की हेल्प से भी हम देखेंगे कि इस टॉपिक के जो डायमेंशंस है, पर्सपेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस बॉडीज़। सो पहले बार स्टार्टिंग में हम बात करते हैं बॉडीज़ के जो प्रिपेयर करने की जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए। सो बेसिकली जो बॉडीज़ हैं मेंस पर्सपेक्टिव से हम डिफरेंट तरीके से प्रिपेयर करेंगे। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि बॉडीज़ के जो टाइप्स हैं, किन किन बॉडीज़ पे हमको ध्यान देना है मेंस पर्सपेक्टिव से, कि कौन कौन सी बॉडीज़ है जिनके आने के ज़्यादा चांसेस हैं मेंस एग्जाम में। हर साल अगर आप देखोगे तो 2 या 3 क्वेश्चन, कभी कभार एक क्वेश्चन 15 मार्क्स से 20, 25, 30 मार्क्स तक इस बॉडीज़ टॉपिक से जो वेरिएशन देखने को मिलता है, स्पेशली मेंस में। तो बॉडीज़ हमको बेसिकली जो प्रिपेयर करनी है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। एक तो हमको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, जो कॉन्स्टिट्यूशंस में जो मेंशन है वो सारी बॉडीज़ को हमको क्या बोलते हैं, बहुत ही डिटेल्ड और थोरोली प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जैसे कि कोई बॉडी नहीं है लेकिन एक सिंगल एंटिटी हो सकती है, जैसे कि गवर्नर भी हो सकता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो सकता है। इस तरह के जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जैसे लैंग्वेज ऑफिसर होता है हमारा, लिंग्विस्टिक ऑफिसर जो होता है, उसके बारे में हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी मैंडेटेड पोस्ट है, जो भी पोस्ट दी गई है, उनके बारे में भी हमको प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमको ध्यान देना है कि जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में रहती है या जिनका जो कंट्रीब्यूशन है पॉलिटी में या गवर्नेंस में काफ़ी ज़्यादा है, उन जो बॉडीज़ है स्टैट्यूटरी बॉडीज़ को, उनको भी हमको प्रिपेयर करने की ज़रूरत होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, नालसा जैसी बॉडीज़ है जो कि फ्री लीगल एड के लिए काम करती है। इन बॉडीज़ को, जैसे इस तरह की बॉडीज़ है बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं किसी ना किसी वजह से, उन बॉडीज़ को भी हमको प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमको रेगुलेटरी बॉडीज़, जो बॉडीज़ रेगुलेशन में काम करती है, जैसे कि शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी हो गई, इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए IRDAI हो गया, हमारा जो फाइनेंस सेक्टर है पूरे उसको रेगुलेट करने के लिए RBI हो गया। अपनी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में कंपटीशन फेयर रहे, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बना के रखा है। सो इस तरह की जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है उनको भी हमको डिटेल में प्रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। सिमिलरली हम देख सकते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडी, ऐसी बॉडीज़ जो कि जुडिशियल नेचर की नहीं है लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा जुडिशरी का फंक्शन भी जुड़ा हुआ है, उन बॉडीज़ को भी प्रिपेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि ट्रिब्यूनल्स हो गए, ट्रिब्यूनल्स के में एक सबसे जो फेमस एग्जाम्पल जो याद आता है वो आता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT का। तो इस तरह की ये सारी बॉडीज़ है, इस तरह की जो टाइप ऑफ बॉडीज़ है, इन सारी बॉडीज़ को हमको क्या करना है, प्रिपेयर करना है, वो भी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में प्रिपेयर करना है। अगर आगे चल के हम देखेंगे क्वेश्चंस के नेचर को देखेंगे तो सिर्फ इनके फंक्शंस, रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रिपेयर करने से क्वेश्चन पूरी तरह से हम एड्रेस नहीं कर पाते हैं और उस क्वेश्चन को पूरा 100% जस्टिस नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो स्कोर है कहीं ना कहीं GS2 में बहुत ही नीचे आ जाता है। तो इन बॉडीज़ को हमको बहुत ही डिटेल में प्रिपेयर करना है। आगे चल के देखेंगे कि हमका इसका स्कोप क्या होगा, क्या क्या ऐसी चीज़ है जिनको हमको प्रिपेयर करना है, सो दैट कि बॉडी का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको हम बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस कर पाएँ। सो स्कोप ऑफ द टॉपिक के बारे में अगर देखें तो सबसे पहले जैसे कि
कोई भी बॉडी अगर आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले वो किस एक्ट के तहत एस्टैब्लिश हुई है। फॉर एग्जांपल जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी है, NHRC एक्ट 1993 के तहत उसको इंस्टीट्यूट किया गया है। तो कौन सा एक्ट है, किसी रेगुलेशन के थ्रू आई है या फिर वो संविधान में ही या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ही मैंशनड है, तो वो वाली बॉडीज़ को कौन सी एक्ट उसके तहत आई है उस एक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है। या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल का पता होना चाहिए कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के तहत वो एस्टैब्लिश कर गया है। जैसे कि नेशनल कमीशन ऑफ SC/ST वगैरह है, 338A वगैरह है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 हो गया। तो ये जैसे और भी जैसे नेशनल कमीशन ऑफ OBC है, 338B हो गया, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है। तो ये सारे जितने भी बॉडीज हैं जिनको जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स के द्वारा उनको जो मैंडेट दिया गया है, उन मैंडेट को हमको क्या बोलते हैं, हमको याद होने चाहिए और वो मैंडेट्स हमको पता होने चाहिए। सेकंड, हमको स्ट्रक्चर या उनका कंपोजिशन पता होना चाहिए। जैसे कि कोई भी बॉडी है उसमें कितने मेंबर्स हैं, मेंबरों की संख्या, उनको अपॉइंट कौन करता है, उनको रिमूव कौन करता है, उनको रीअपॉइंटमेंट की परमिशन है कि नहीं है, अगर कोई मेंबर है वो दोबारा से उसी बॉडी में आ सकता है कि नहीं आ सकता है, दोबारा से रीअपॉइंट होके आ सकता है कि नहीं आ सकता है। सो उसके कंपोजिशन के बारे में हमको पढ़ने, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। तो इन सारे पैरामीटर्स पे हमको किसी भी बॉडी को पढ़ने की ज़रूरत होती है। ये सारे पैरामीटर्स हमको पता होने चाहिए। उसके बाद हम उस बॉडी जो कोई भी बॉडी है उसको क्या पावर्स और क्या फंक्शंस हैं, उसकी क्या क्या ताकत है, क्या क्या उसके फंक्शंस हैं, वो क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसकी, क्या क्या रोल है, वो भी हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक जो है ना पावर्स एंड फंक्शंस तक ये हमको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टैंडर्ड बुक में आपको मिल जाएगा। जैसे आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चन का आजकल का जो ट्रेंड देखा जा रहा है वो आज ज़्यादातर देखा जा रहा है एनालिसिस या असेसमेंट की तरफ जाते हैं ज़्यादातर। जैसे कि हो सकता है वो आपको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो आकलन करने को देते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन या रोल अभी तक जिस ऑब्जेक्टिव से उस बॉडी को इंस्टीट्यूट किया गया कि वो उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में वो समर्थ है कि नहीं है, कितनी हद तक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या फिर जो भी स्टैट्यूटरी बॉडी है वो किस हद तक अपने ऑब्जेक्टिव को रियलाइज़ करने में सक्सेसफुल रही है। तो ये जो एनालिसिस असेसमेंट वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इसका जो क्या डायमेंशन हो सकते हैं कि भाई उसका कोई भी बॉडी है उसका अचीवमेंट क्या है, उसने क्या क्या काम किए हैं अभी तक, सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स वगैरह के बारे में, हर बॉडी के बारे में 2 या 4 आपको अचीवमेंट लिख के रखने हैं और ये भी पता करना है। उसके बाद इफेक्टिवनेस के बारे में बात कर सकते हैं कि जो भी बॉडी है, जो कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी है, उस बॉडी को जो पावर्स, जो रूल्स हमने दिए गए हैं वो इफेक्टिव है कि नहीं है, वो ग्राउंड रियलिटीज़ पे वो चेंजेस जिसके लिए वो बॉडी को इंस्टीट्यूट किया गया वो ला पा रहा है कि नहीं ला पा रहा है, या फिर ऑन द पेपर उसके पास बहुत सारी पावर्स है लेकिन ग्राउंड रियलिटी में वो इफेक्टिव ही नहीं हो सकते हैं या इफेक्टिव नहीं है। तो उनका आकलन या समीक्षा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पैरामीटर पे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या फिर उन बॉडी, जिस टाइप का बॉडी है उस बॉडी को इंस्टीट्यूट किया गया था लेकिन वो बॉडी का रोल, नेचर अभी विद द चेंजिंग टाइम इवॉल्व हो गया या चेंज हो गया है, इस दृष्टि से भी हम उसको, उस बॉडी को देखना पड़ेगा। तो इस पैरामीटर पे भी कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, वो अपनी बॉडीज़ को के नोट्स बना सकते हैं और इन बॉडीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है कि किसी भी बॉडी की लिमिटेशंस ज़रूर पता करके रखनी है कि उसकी जो लिमिटेशंस हैं वो कोई मर्यादाएं है कि नहीं है, कितनी लिमिटेशंस हैं, और वो लिमिटेशंस की भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं कि अगर लिमिटेशन है तो वो किस टाइप का लिमिटेशन है। सो उन लिमिटेशन की वजह से वो अपना ऑब्जेक्टिव को रियलाइज़ कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, वो भी हमको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल फंक्शनल लिमिटेशन हो सकता है कि अगर हमने किसी बॉडी को इंस्टीट्यूट तो कर दिया है, उसके मेंबर्स भी बना दिए हैं, कंपोजिशन भी कर दिया है, फंड भी अलोकेट कर दिया है, लेकिन हम उसको सफिशिएंट पावर्स दिए कि नहीं दिए हैं। अगर हम पावर्स या फंक्शंस हम उसको देंगे ही नहीं तो उसके बाद वो कैसे काम करेगा, कोई भी बॉडी किस तरह से काम कर सकती है। तो उसके फंक्शनल लिमिटेशंस के बारे में बात करें कि सफिशिएंट फंक्शन हमने उसको डिवॉल्व किए हैं कि नहीं किए हैं, या फिर संविधान ने डिवॉल्व किए हैं कि नहीं किए हैं, या पर्टिकुलर एक्ट जिसके
जिसके तहत वो बॉडी इंस्टीट्यूट हुई है वो उसने कोई फंक्शंस उसको दिए कि नहीं दिए हैं। हालांकि ऑन द पेपर अगर बना दिया तो फिर उस बॉडी का कोई मतलब नहीं है। तो सिमिलरली फंक्शनल लिमिटेशंस की बारे में बात कर सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल लिमिटेशंस, आपने बॉडी इंस्टीट्यूट कर दी, एक्ट बना दिया, पार्लियामेंट से पास भी हो गया है, सब कुछ हो गया है, बॉडी के मेंबर्स आ गए हैं, लेकिन उसको फंक्शन करने के लिए, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए सफिशिएंट फंड्स का अलोकेशन किया है कि नहीं किया है, या फिर वो फंड के लिए ज़्यादा बजट पर डिपेंड करती है, वो फंड्स उसको इंडिपेंडेंट दिए कि नहीं दिए हैं, उसका फंड जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज है कि नहीं है। तो इन सारे पैरामीटर्स पे भी हमको फंक्शनल लिमिटेशन या फिर फाइनेंशियल लिमिटेशंस को भी प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। उसके बाद प्रैक्टिकल लिमिटेशंस के बारे में बात होती है कि बॉडी हमने बना दी, ऑन पेपर पावर्स दे दी, फाइनेंशियल डिवोल्यूशन भी कर दिया है, लेकिन हो सकता है देयर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशंस जिनकी वजह से वो बॉडी फंक्शन ही नहीं कर पा रही है, या तो डेमोक्रेटिक सेटअप में फंक्शन नहीं कर पा रही है, या फिर कहीं हो सकता है कि कहीं इस तरह की सिचुएशंस आए जहाँ पे वो बॉडी की प्रैक्टिकल लिमिटेशंस की वजह से दैट बॉडी इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म इट्स टास्क वेरी इफिशिएंटली। उदाहरण के तौर पे हम ये समझ सकते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में देख सकते हैं। जैसे कई सारे इंस्टेंसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल लिमिटेशंस की वजह से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन काफ़ी इनइफेक्टिव हो जाती है। जैसे अगर कोई भी रीजन है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इनस्टेबिलिटी है, टेररिज्म है, या फिर इंसर्जेंसी केस है, तो वहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए स्टेट बाध्य हो जाता है या फिर कंपेल हो जाता है कि इस तरह के लॉज या फिर इस तरह की फोर्सेस का इस्तेमाल किया है जहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन जो है वो इनएविटेबल हो जाता है। तो इनएविटेबल हो जाता है, तो इस तरह के प्रैक्टिकल लिमिटेशंस को भी हम पढ़ सकते हैं। तो इन 4-5 ब्रॉड हेड्स एडमिनिस्ट्रेटिव के हिसाब से पढ़ सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उस पर्टिकुलर बॉडी का, उसमें ट्रेनिंग दी जा रही है कि नहीं जा रही है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए सेंसिटाइजेशन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उनके पास प्रॉपर स्टाफ है कि नहीं है, तो एक अपना खुद का सेक्रेटरी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है कि नहीं है। तो इन एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस को भी हम देख सकते हैं। उसके बाद उसको इंडिपेंडेंस, अगर फॉर एग्जांपल कोई बॉडी इंस्टीट्यूट किया लेकिन उसको प्रॉपर इंडिपेंडेंस नहीं दी है, अगर हमने गवर्नमेंट के इशारों पे चलने वाली कोई बॉडी अगर इंस्टीट्यूट कर दी, इंडिपेंडेंस नहीं दी है, तो जिस ऑब्जेक्टिव से उसको इंस्टीट्यूट किया गया वो ऑब्जेक्टिव कई बार हमको देखने को मिला है कि वो फेल होते हुए नज़र आते हैं। तो सिमिलरली हम इंडिपेंडेंस के बारे में भी बात कर सकते हैं, वेदर द सफिशिएंट इंडिपेंडेंस उस बॉडी को दी है कि नहीं दी गई है। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू प्रिपेयर द बॉडीज़। फिर उसके बाद अगर कोई आउटकम्स हैं, कोई लिमिटेशंस हैं, तो यूपीएससी हमेशा उस पर ज़्यादातर सजेस्टिव रेमेडियल मेजर्स का एक पार्ट बना के पूछता है। तो हमको हर बॉडी के प्रति, मतलब अगर सारी बॉडीज़ पे नहीं बनाना है तो कहीं ना कहीं हम एक आउटलाइन या फिर एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं कि इन पैरामीटर्स पे हम रेमेडियल मेजर्स के बारे में बात कर सकते हैं। और वो पैरामीटर्स कहीं ना कहीं हम ड्राइव भी कर सकते हैं, कहाँ से, जो लिमिटेशंस वाले पॉइंट हैं उनको ही हमको एक तरह से सुधार करने की ज़रूरत है। जैसे इन्हीं हेड्स में हम अपने क्वेश्चन को डिवाइड भी कर सकते हैं कि भाई अगर कोई बॉडी में देखेंगे हम कि फंक्शनल लिमिटेशन है तो उसको सुधारने के लिए कुछ मेजर्स हम सजेस्ट कर देंगे, फाइनेंशियल लिमिटेशंस है तो उसको भी सुधारने के लिए हम कोई ना कोई मेजर्स सजेस्ट कर देंगे, या फिर कोई कमीशन आया या फिर कोई कमेटी की रिपोर्ट आई है उस पर्टिकुलर बॉडी के रिलेटेड, तो उसको हम कोट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको लिमिटेशन वाला पार्ट भी प्रिपेयर करना है। उसके बाद रेमेडियल मेजर्स हो गए और वे फॉरवर्ड वगैरह हम लिख देते हैं। तो बॉडीज़ का ओवरऑल जो ढांचा होना चाहिए, आपके पास जो नोट्स होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं इन ब्रॉड हेड्स के अराउंड होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ द क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं या फिर फ्यूचर में आने वाले हैं वो कहीं ना कहीं एड्रेस हो जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्रिपेयर अ बॉडीज़। दिस इज़ द स्कोप ऑफ द टॉपिक ऑफ द बॉडीज़। जो जितना भी बॉडीज़ हैं हमारे जो न्यूज़ में आते हैं या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए या फिर इकोनॉमिक बॉडीज़ हो सकती है। और ये जो बॉडीज़ वाला टॉपिक है वो सिर्फ इससे ही रिलेटेड नहीं है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड नहीं है, फिर GS2 से रिलेटेड नहीं है। बॉडीज़ हमारे सारे जितने भी जो टॉपिक है, चाहे इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो, इन्वायरमेंट का टॉपिक हो, सारे टॉपिक्स में अक्रॉस द बॉडीज़ ये अक्रॉस द टॉपिक्स ये स्प्रेड है। तो हर जगह जब भी आपको कोई बॉडी इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हो तो आप इन पैरामीटर्स पे डील कर सकते हो।